बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। एंड इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच आरएनए मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो हमें इसकी दो रिक्वायरमेंट्स का पता चल गया है। पहली डीएनए जिसने एज अ टेम्पलेट यूज़ करना है, और सेकेंडली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसने इस प्रोसेस को आगे कैरी ऑन करना है। तो पहले डीएनए को देख लेते हैं। हमें पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। एक जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ उसका स्ट्रैंड है, और दूसरा उसके एंटी पैरेलल 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ है। तो ये जो पर्पल, ग्रीन और पिंक कलर सी वाला रीजन मैंने शो किया हुआ है, ये इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट रीजन या फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो तीन रीजन से मिलकर बनता है। एक प्रमोटर रीजन, आरएनए कोडिंग रीजन और टर्मिनेटर रीजन। इसमें से आरएनए कोडिंग और टर्मिनेटर वो वाले रीजन है जो कि हमें आरएनए ट्रांसक्रिप्ट यानी कि वो वाला आरएनए का मॉलिक्यूल जो इस डीएनए से बना है उसके अंदर हमें नज़र आते हैं, और प्रमोटर रीजन वो वाला रीजन है जो कि इनिशिएट करने के अंदर हेल्प करता है। अब अगर हम इस आरएनए कोडिंग रीजन को, इस वाले पॉइंट को हम +1 शो करें, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर फिर आरएनए की सिंथेसिस होनी है, तो इससे लेफ़्ट साइड पे जो सीक्वेंसेस होगी, या फिर हम ये कहें कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम रीजन की तरफ ये जो सीक्वेंसेस होंगे, इसे हम कहेंगे ये अपस्ट्रीम है। और इससे आगे जो राइट साइड की तरफ हों या इस 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ हों, इसे हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम को हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं और डाउन स्ट्रीम को हम पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं। तो प्रोमोटर रीजन का हमें पता चल गया कि अपस्ट्रीम होता है, और ये -10 से -35। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं। ये सीक्वेंसेस ये सीक्वेंसेस क्या होते हैं? इन सीक्वेंसेस को आरएनए पॉलीमरेज ने रिकॉग्नाइज करना होता है। अगर इनकी रिकॉग्निशन नहीं होगी तो आरएनए पॉलीमरेज इस रीजन पर बाइंड नहीं कर सकता। आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले प्रमोटर के ऊपर आता है। प्रमोटर को अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखिए, पर्पल कलर से मैंने शो किया है, यहाँ पे 2 कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं। एक TTGACA और दूसरा TATAAT। इसे TT गासा पढ़ लें और इसे मैंने टाटा एट से, या इसे प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं, ये होते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आता है और इस TT गासा वाले, ये जिसे -35 वाला है, इसके ऊपर आके बाइंड करता है। ये जब इसके साथ आके बाइंड करता है तो इनिशिएशन करवाता है, इनके प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रेच करता है। इन दोनों के दरमियान 19 बेस पेयर का डिफरेंस होता है। जब वो स्ट्रेच करना शुरू करता है, जब वो इस प्रिब्नो बॉक्स या टाटा एट तक पहुंचता है, तो यहाँ पे वो आरएनए पॉलीमरेज को, यानी कि जब आरएनए पॉलीमरेज जब इसके साथ इन टच आता है ना, तब आरएनए पॉलीमरेज मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू कर सकता है। यानी कि करनी मेल्टिंग आरएनए पॉलीमरेज नहीं होती है, लेकिन वो तब तक मेल्टिंग नहीं कर सकता जब तक वो इस टाटा बॉक्स के पास ना आ जाए। जब वो इधर आ जाता है तो मेल्टिंग के प्रोसेस को शुरू कर देता है, तकरीबन 14 बेस पेयर्स को ओपन कर देता है, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो बन जाती है। और ये कंसेंसस सीक्वेंसेस जो हैं हाईली कंजर्व्ड रहते हैं, यानी कि ये TTGACA ही रहेगा और ये टाटा एट ही रहेगा। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, वरना जीन जिस तरह से आगे चेंज होती रहती है ऑफस्प्रिंग के अंदर, लेकिन ये वाले सीक्वेंस जो है वो कंजर्व रहते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं, जैसे C की जगह G आ सकता है, या इस तरह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वरना ये सीक्वेंसेस जो हैं वो कंजर्व रहते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम अपनी सेकेंड रिक्वायरमेंट आरएनए पॉलीमरेज की तरफ आ जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो हैं सारे आरएनएस को सिंथेसाइज करते हैं, सिवाय जो प्राइमर हमने यूज़ किया था डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। और ये कौन कौन से मतलब पॉलीमरेज कौन कौन से आरएनए को सिंथेसाइज कराने के लिए, तो उसको मैंने ऐसे याद किया, RMT, यानी कि ये आरएनए राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। इसके लिए राइबोसोमल आरएनए के लिए पॉलीमरेज 1, मैसेंजर आरएनए के लिए पॉलीमरेज 2 और ट्रांसफ़र आरएनए के लिए पॉलीमरेज 3 यूज़ होगा। इस तरह से फिर हमें ये याद हो जाएगा कि RMT से, यानी कि अब अगर सपोज़ मैं ये करूँ कि मैं यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करवा रही हूँ, तो मैं आरएनए पॉलीमरेज 2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। इसके जो हैं टोटल, पहले अगर हम इसका कोर एंजाइम की बात करें तो हमें यहाँ पे 5 सब यूनिट इसके नज़र आते हैं। ये 2 अल्फ़ा, एक बीटा और दूसरा बीटा प्राइम और एक ओमेगा। इसके अलावा सिग्मा फैक्टर जब इसके साथ अटैच हो जाता है तब इसे होलो एंजाइम कहना शुरू करते हैं, क्योंकि तब ये फंक्शनल स्टेट के अंदर अपना आता है। इसमें से सबसे बड़ा जो है, हमें इस पिक्चर से भी नज़र आ रहा है कि बीटा प्राइम सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, उसके बाद ये बीटा वाला है, उसके बाद अल्फ़ा, और सबसे छोटा जो है हमें ये ओमेगा नज़र आ रहा है। अब इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। बीटा प्राइम क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा है तो इसके ऊपर लाई करना ज़्यादा आसान होगा,
तो ये टेम्पलेट के साथ बाइंड कर देता है, यानी कि ये बाइंडिंग के अंदर उसके ऊपर बैठ जाता है। टेम्पलेट बाइंडिंग में हेल्प करता है। उसके बाद उसके साथ ही बीटा वाला सब यूनिट है, इसके पास प्राइमेज एक्टिविटी होती है जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर आरएनए को सिंथेसाइज करती है। ये जो अल्फ़ा सब यूनिट हैं आरएनए पॉलीमरेज को बना के रखते हैं, उसे स्टेबलाइज करके रखते हैं। इसी तरह ओमेगा सब यूनिट भी आरएनए पॉलीमरेज को बना के रखता है। इसके अलावा अल्फ़ा सब यूनिट जो है ना वो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग विद द प्रोमोटर को भी देखती है, यानी कि वो भी काम, इसे 2 काम, एक तो असेंबली करती है और दूसरा जो है वो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी करती है प्रोमोटर सीक्वेंस के साथ। तो अब इनिशिएशन का प्रोसेस हमने ट्रांसक्रिप्शन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया फॉर आवर कन्वीनियंस, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। तो पहले इनिशिएशन का प्रोसेस देखते हैं। ये हमें पता है, ये पर्पल कलर से प्रोमोटर, फिर ग्रीन कलर से आरएनए कोडिंग रीजन, और ये पिंक कलर से हमें नजर आ रहा है टर्मिनेटर रीजन, और ये बाकी जो है ये डीएनए इस तरह से चलता रहता है, लेकिन हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से काम है। सबसे पहले क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 अगर हम कहें, सिंपल आरएनए पॉलीमरेज जो है वह यहाँ पे आके अटैच होगा। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर से भी अपस्ट्रीम जाके, कुछ प्रोमोटर पे और कुछ प्रोमोटर के अपस्ट्रीम यहाँ यानी कि -35 वाले टीटी गासा वाले रीजन पे वो आके अटैच हुआ होगा। ठीक है, अब ये जब ये चीज़ बन जाती है उसे हम कहते हैं ये प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा आगे की तरफ स्ट्रेच करता है। देखिए इसकी लेंथ अगर इतनी थी तो इसकी लेंथ देखिए इतनी है। यहाँ पे ये थोड़ी सी स्ट्रेचिंग को शो करेगा, और अगर ये -35 वाले रीजन तक था तो ये आगे बढ़ के जो इस वाले रीजन तक, वो जो टाटा बॉक्स है उस वाले रीजन तक भी आ जाएगा। इस वाली चीज़ को हम कहते हैं क्लोज बाइनरी कम्प्लेक्स बन गया है। तकरीबन ये स्ट्रेचिंग जो है 60 से 80 बेस पेयर्स तक की कर सकते हैं। अब जब हमें पता था कि वो प्रोमोटर रीजन के टाटा बॉक्स वाले रीजन तक आता है तो वो इसकी ओपनिंग यानी कि मेल्टिंग को शुरू करते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम उसकी मेल्टिंग नज़र आ रही है। जब उसकी मेल्टिंग होगी तो पहले क्लोज बाइनरी कम्प्लेक्स था, वही अब ओपन बाइनरी कम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद सिग्मा फैक्टर जब तक इसके साथ अटैच रहता है तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि हमें सिग्मा फैक्टर को रिमूव करना लाजमी हो गया। सिग्मा फैक्टर यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और फिर ये जो है अब सिग्मा फैक्टर जब तक अटैच था ये मूव भी नहीं कर सकता होगा। ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं कर सकता, साथ में ये मूव भी नहीं कर सकता। ये इसलिए तभी ये सिर्फ स्ट्रेच हो रहा था क्योंकि सिग्मा अभी इसके साथ चिपका हुआ था। सिग्मा को जब हमने रिमूव किया तो फिर इसने मूव करना शुरू किया। पहले ये पर्पल वाले के ऊपर था, अब ये प्रोमोटर से हट के पूरा ये ट्रांसक्रिप्शन बबल जो बना था उसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गई, ये जो पूरा इसने कवर किया हुआ है, ये इसे हम कहते हैं। अब जब सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाएगा तो ओपन बाइनरी कम्प्लेक्स फिर टर्नरी कम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे हम कहते हैं ये टर्नरी कम्प्लेक्स है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे पहले एक प्रोसेस होता है अबॉर्टिव इनिशिएशन। इसका मतलब है कि लेस देन 10 न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज करा सकते हैं। इसका मैकेनिज़्म अननोन है कि क्यों इस तरह से किया जाता है, लेकिन ये जो है कुछ शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज कराते हैं, जिसके कुछ यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं सेल के अंदर। लेकिन ये लेस देन 10 न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए हम इसे ये नहीं कह सकते कि पूरा आरएनए ट्रांसक्राइब हो चुका है। उसके बाद ये इलोंगेशन के प्रोसेस की तरफ हम आते हैं। अब इलोंगेशन का प्रोसेस अगर आप देखें सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे जो है ना ग्रीन ये इसे यानी कि स्ट्रेट करके लिख दिया क्योंकि उस सर्कल के अंदर इसे समझाना मुश्किल था ज़रा। अब ये यहाँ पे मैंने स्ट्रेट करके जो है आरएनए कोडिंग रीजन जो है उसे कर दिया है। अब यहाँ पे ये ब्राउन कलर से जो है न्यू आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से सिंथेसाइज हो रहा है। मैं इस पॉइंट को पकड़ रही हूँ कि यहाँ पे किस तरह से होगा। अब अगर ये जो है ये देखिए, ये इसके जो डंडे मैं इसे अगर कहूँ तो ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। ये असल में यहाँ पे जो है बेस पेयर शो किए जा रहे हैं। अब इन बेस पेयर को देखते हुए आरएनए पॉलीमरेज ने न्यू जो है वो इधर ऐड करना होता है न्यूक्लियोटाइड को। तो अब ये अगर ये एक साथ ही हो जाएगा, अगर हम पूरा ये डाउनवर्ड होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड किसके लिए आया है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन ब्रिज होता है जिसने इसे ऊपर की तरफ जो है ना इन्वर्ट करके रखा होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करती रहती है। एक न्यूक्लियोटाइड को पहले अगर ये यहाँ पे थी तो अब एक न्यूक्लियोटाइड को छोड़कर यहाँ पे आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ तक मूव कर जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये डाउनवर्ड आते रहेंगे और इस न्यूक्लियोटाइड को देखते हुए एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड जो कि इसके कम्प्लीमेंट्री होगा वो यहाँ पर सिंथेसाइज होता रहेगा। तो ये प्रोटीन ब्रिज का काम है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है
ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड आता है, लेकिन हमें पता है मोनोफॉस्फेट के फॉर्म के अंदर इसके अंदर लगता है, यानी कि पायरोफॉस्फेट यहाँ पे रिलीज़ होगा और ये जब टूटेगा तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी और ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एलोंगेशन होती रहेगी फाइनली जब तक वो पिंक वाले रीजन के अंदर नहीं आ जाता। जब पिंक यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्डेड है और यहाँ पे जो है सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, यहाँ पे स्ट्रेच क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ से खींचेगा, और दूसरा ये बहुत वीक इस वजह से यहाँ से उतर जाएगा और इस तरह से इसे हम कहते हैं ये जीसी हेयर पिन बन गई है और फिर इस तरह से ये टर्मिनेशन हो जाएगी, यानी यहाँ से ये उतर जाएगी क्योंकि इसने खींचा और यहाँ से ये उतर गया। उसके बाद रो डिपेंडेंट को देख लेते हैं, उसके अंदर ये जीसी हेयर पिन भी बन सकती है, इसके बगैर भी हेलिकेज यूज़ हो सकता है, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पे जीसी हेयर पिन कुछ प्रोटीन इस तरह होती हैं कि वो इस जीसी हेयर पिन के बनने के बाद भी उनकी टर्मिनेशन नहीं हो पा रही होती, तो उनके लिए हेलिकेज जो है एंजाइम वो यूज़ होता है, या रो प्रोटीन जिसकी हेलिकेज एक्टिविटी होती है वो यूज़ होता है। वो यहाँ पे बिल्कुल एक क्लैम्प के तौर पर एक्ट करती है, जो कि दो स्ट्रैंड, अगर यहाँ पे इस तरह से ये दो स्ट्रैंड हैं तो वो यहाँ से इस तरह से मूव करके इनको इस तरह से सेपरेट कर देती है। तो ये इस तरह से होगा और यहाँ पे इसे सेपरेट कर देगी। अब टर्मिनेशन की तरफ आ जाते हैं। टर्मिनेशन दो टाइप्स की होती है, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। अब ये रो क्या है? रो एक प्रोटीन का नाम है जो कि हेक्सामेरिक है और एटीपेज एक्टिविटीज़ की होती है। हेक्सामेरिक का मतलब इसके अंदर 6 सब यूनिट्स होते हैं और एटीपेज एक्टिविटी का मतलब है कि एटीपी को यूज़ करके बॉन्ड को ब्रेक करती है। अब कौन से बॉन्ड को इसने ब्रेक करना है? हमें पता है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डीएनए आरएनए टेम्पररी हाइब्रिड बन चुका होता है, यानी कि जैसे आरएनए बन रहा होता है वो कॉइल कर रहा होता है साथ में डीएनए की, उनकी लिंकेज भी साथ में हो रही होती है। तो इस लिंकेज को तोड़ने के लिए ये रो प्रोटीन यूज़ होती है। एक अगर ये रो प्रोटीन यूज़ हो जाए तो उसे रो डिपेंडेंट कहते हैं, और अगर ये ना यूज़ हो तब क्या सीन होता है इसके अंदर। अब रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के अंदर हम देखेंगे उसके अंदर क्या होता है कि डीएनए इस तरह के सीक्वेंस जब हम टर्मिनेशन तक पहुंचते हैं, मतलब आरएनए कोडिंग रीजन को ट्रांसक्राइब कर लिया, जब हम टर्मिनेटर रीजन तक पहुंचते हैं तो डीएनए के कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं कि वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। जैसे डीएनए के ये टर्मिनेटर रीजन ने पहले कौन सा सीक्वेंस बनाया? सी जी सी 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 और जी, यानी कि सी जी 3C और जी। अब इसके बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री जो होगा ना वो यहाँ पे बन जाएगा। अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी, अगर यहाँ जी है तो यहाँ सी, इस तरह से ये कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बन जाएंगे, जो कि फिर अगर ये बन गया कम्प्लीमेंट्री तो एक जगह करीब आएंगे और एक लूप की शेप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे इनके एक लूप बन जाएगा। पहले तो एक चीज़ यहाँ पे डीएनए ये करवाता है, उसके बाद एंड के अंदर यहाँ पे यूरिडिन रिच बन जाता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो जाहिर है डीएनए के अंदर यहाँ पे एडेनिन बहुत ज़्यादा होंगी, जिससे कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे यूरिडिन बनेगी। अब हमें पता है कि इसके और इसके दरमियान, यानी एडेनिन थायमिन अगर देखिए या एडेनिन और यूरोसिल देखिए तो इनके दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि इन जी और सी ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थायमिन भी बहुत वीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा वीकेस्ट जो है वो एडेनिन और यूरोसिल का ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा इसके वीक होते हैं। तो एक तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो स्ट्रेच क्रिएट हो रहा है, क्योंकि